हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज का जो आपका टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन का सेकंड पार्ट। इससे पहले हम डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ चुके हैं। जैव विविधता किसे कहते हैं आपको पता था। W.G. रोजन ने वर्ड दिया था, एडवर्ड विल्सन ने उसको क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। फिर बायोडाइवर्सिटी के बाद हम उसका क्या पढ़ चुके हैं, लेवल्स पढ़ चुके हैं, जेनेटिक लेवल, स्पीशीज लेवल एंड इकोलॉजिकल लेवल। इकोलॉजिकल लेवल में हमने अल्फा बीटा गामा टाइप की बायोडाइवर्सिटी पढ़ ली थी। फिर यहाँ पर इंडिया में कितने बायोडाइवर्सिटाइल जोन हैं वो देख लिया था, उनके नाम देख लिए थे, यहाँ पर उनके बारे में यहाँ क्या कर लिया था, स्टडी कर ली थी। फिर पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ ली थी हमने कि कैसे यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लैटिट्यूडनल जो पैटर्न पर कैसे होती है, एल्टीट्यूडनल पैटर्न पर कैसे होती है, स्पीशीज़ एरिया के हिसाब से कैसे होती है। अब बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक्स पढ़ने के बाद हम आते हैं यहाँ पर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की जो क्षति हो रही है, लॉस हो रहा है, वो किस प्रकार से हो रहा है, हमको इसकी स्टडी करनी है। तो बायोडाइवर्सिटी जो हमारी जैव विविधता है, जैव विविधता बहुत तेज़ी से क्या हो रही है, घट रही है। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं, अभी तक खोजी नहीं गई हैं, और अनएक्सप्लोर्ड स्पीशीज़ ही क्या हो रही हैं, खोजने के पहले ही डैमेज हो रही हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी एक्सप्लोर्ड स्पीशीज़ हैं, खोजी गई जातियाँ हैं, जो भी हमारे बहुत ज़्यादा मिसयूज़ के कारण, ह्यूमन ग्रीड के कारण और मैनेजमेंट जो हमारा है वो ठीक से कंजर्वेशन ना होने के कारण बहुत तेज़ी से लॉस हो रही है। तो अप्रॉक्सीमेटली विगत जो है अभी कुछ सालों में ही 700 अकॉर्डिंग टू IUCN अप्रॉक्सीमेटली 784 स्पीशीज़ are destroyed या lost in 500 years। विगत 5 सालों में इतनी स्पीशीज क्या हो गई, नष्ट हो गई हैं। एंड इन 20 years approximately 27 species are lost। अब आप देख रहे हैं कितनी तेजी से 20 साल के अंदर इस समय देखते ही देखते 27 स्पीशीज क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। तो दिस इज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और अप्रॉक्सीमेटली 15,500 स्पीशीज आर इन डेंजर। अभी भी इतनी जातियां खतरे में हैं जिन जातियों को अगर कंजर्व नहीं किया गया तो ये बहुत तेज़ी से क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। तो अभी जो विलुप्त हो चुकी हैं यहाँ पर 27 स्पीशीज़, उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो अभी नाउअडेज इसमें जो एग्जाम्पल है वो डोडो है, ठीक है, स्टीलर सी काऊ है, स्टीलर सी काऊ, ये सब जातियां क्या हो गई, यहाँ पर विलुप्त हो गई। तो डोडो मॉरिशस का था वो विलुप्त हो गया, स्टीलर सी काऊ विलुप्त हो गई। इस तरह के बहुत सारी ऐसी एनिमल और प्लांट की स्पीशीज़ हैं यहाँ पर। एक क्वेगा विलुप्त हो गई, एक थाइलेसाइन विलुप्त हो गई, क्वेगा, थाइलेसाइन। और क्या हो गया यहाँ पर, ये पृथ्वी से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो गई। इतनी तेजी से जातियां विलुप्त हो रही हैं। तो अब क्या करना है हमको कि देखना है कि ऐसे कौन से रीजंस हैं, ऐसे कौन से कॉजेज़ हैं जिससे इतनी तेजी से यहाँ पर एक्सटेंशन हो रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर जब से ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन हुआ है, फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ लाइफ, from origin of life 5 times mass extinction of species takes place, but in
सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, ये जो छठवां यहाँ पर एक्सटिंक्शन है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है और इसमें क्या होगा, हमारी लगभग सारी जातियाँ क्या हो जाएंगी, यहाँ पर विलुप्त हो जाएंगी इस मास एक्सटिंक्शन। इट इज़ 100 to 1000 times faster than previous extinction। जो पहले जातियां विलुप्त हुई हैं या जो पहले मास एक्सटिंक्शन हुए हैं उसकी तुलना में ये जो मास एक्सटिंक्शन है ये बहुत तेज़ी से हो रहा है और इस तेज़ी को रोकने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी उसमें आता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम यहाँ पर लिखते हैं कॉजेज ऑफ थोड़ा छोटा कर दें, कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि वास्तव में बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने का कारण क्या है। तो एक साइंटिस्ट हुए हैं यहाँ पर, उन्हें एविल क्वार्टेट वर्ड दिया है। देयर आर 4 कॉजेज, देयर आर 4 मेजर causes of loss of biodiversity known as एविल क्वार्टेट। ठीक, क्या नाम दिया है यहाँ पर, एविल क्वार्टेट नाम दिया, QUARTET। अब इसमें क्या है, पहला है यहाँ पर हैबिटेट लॉस। सबसे पहले हैबिटेट लॉस है कि जो उनका रहने का स्थान है वही क्या हो गया, डैमेज हो गया। फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, ज़रूरत से ज़्यादा हमने क्या किया यहाँ पर, इसका यूज़ किया। फिर इसके बाद यहाँ पर है एंट्री ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज़। ठीक है, और जो चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है दैट इज़ अ को एक्सटेंशन। हम एक एक फैक्टर को लेकर चलते हैं। पहले पढ़ते हैं हैबिटेट लॉस। क्या पढ़ते हैं, हैबिटेट लॉस। क्या है हैबिटेट लॉस, जो उनका रेजिडेंशियल प्लेस है, जो रहने का स्थान है, वो रहने के स्थान धीमे धीमे क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। क्यों खत्म हो रहे हैं, ड्यू टू द ह्यूमन ग्रीड। ठीक, हैबिटेट लॉस द मेजर कॉज ऑफ एक्सटेंशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रोड्स, फॉर्मेशन ऑफ रोड बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक, इसके कारण से जो उनका रहने का स्थान है वो ख़त्म हो रहा है। सबको पता है नेचुरल हैबिटेट ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर। एंड डिफॉरेस्टेशन, जंगल काट रहे हैं हम इस कारण से। तो जब डिफॉरेस्टेशन है, लगातार हम यहाँ पर जंगल काट रहे हैं, तो उनका जो पक्षियों का है, एनिमल्स का है, प्लांट्स का, सबके रहने का स्थान हमने छीन लिया। और इसी कारण से अभी जो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हुई थी, जो यहाँ पर पेंडेमिक है कोविड का, उसके कारण से मारामारी मच गई थी ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन किससे निकलता है, प्लांट से निकलता है। जब सोर्स ही नहीं बचेगा ऑक्सीजन का, सारे प्लांट्स आप डिफॉरेस्टेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और फिर हम चाहते हैं कि हमको ऑक्सीजन मिल जाए। आपको पता है कि वर्ल्ड का जो यहाँ पर लंग्स है फॉर, जो किसको कहा जाता है, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट also called the lungs of earth contain अमेजोनियन जो रेन फॉरेस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 20% लैंड एरिया कवर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर
contains approximately 40% land area which reduced up to 6% due to cultivation of क्रॉप्स। ठीक है, फसलों को उगाने के लिए हमने यहाँ पर पूरा लैंड एरिया, उसका जो 14% था कवर एरिया था, 40% फॉरेस्ट लैंड एरिया, कैनोपी, वो सब काट दिया हमने। अब कितना रह गया? 6% रह गया। तो निश्चित है यहाँ पर कि पृथ्वी पर धीमे धीमे ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी और हैबिटेट लॉस होने के कारण जो एनिमल और प्लांट्स जो है डिस्टर्ब हुए, उनकी फिर से रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा रीज़न था और जिसके कारण से ऐसा हुआ। दूसरा एरिया है यहाँ पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन को नॉर्मली हम कह सकते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग, यहाँ पर मिसयूज ऑफ फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा और फाना का हमने मिसयूज़ किया। जैसे सपोज करिए कि फिशेस हमारे लिए फूड का सोर्स हैं, ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, तो हम फिशेस को उतनी ही मात्रा में ग्रेस्प करें, उतनी मात्रा में लें जितनी संख्या में उन फिर से वो क्या करते रहें, प्रोड्यूस होती रहें, नए ऑफस्प्रिंग्स बनते रहें। लेकिन अगर हमने इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी कर दी कि यहाँ पर पूरी की पूरी स्पीशीज़ की जितनी वैरायटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उन सब को हमने खाना शुरू कर दिया, तो उनका जब प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो उनकी संख्या कम हो जाएगी, तो धीमे धीमे वो स्पीशीज़ क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि जिसके कारण से पूरी यह स्पीशीज़ क्या हो गई है, ख़त्म हो गई। तो ये जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, ये भी यहाँ क्या है, ड्यू टू ह्यूमन ग्रीड है फॉर फूड एंड शेल्टर। ड्यू टू ह्यूमन ग्रीड फॉर फूड, शेल्टर इत्यादि। अब क्या होगा कि बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो ख़त्म हो गई हैं यहाँ पर। तो स्टीलर टिकाऊ, पैसेंजर पिजन, एग्जाम्पल एक्सटेंशन ऑफ स्टीलर सी काऊ, एंड पैसेंजर पिजन ठीक है, ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। फिर इसके अलावा यहाँ पर जब से ह्यूमन बींग्स ने रहना शुरू कर दिया, तो बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पर पैसिफिक आइलैंड्स की क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो जो पैसिफिक आइलैंड्स में पहले बहुत सारी वैरायटी पाई जाती थी, वो पैसिफिक आइलैंड्स की वैरायटी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। इस तरह से लगातार यहाँ पर जो पैसिफिक आइलैंड्स में अप्रॉक्सीमेटली 2000 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स इन पैसिफिक आइलैंड्स आर या बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ह्यूमन कोलोनाइजेशन। ह्यूमन कोलोनाइजेशन के कारण यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ बर्ड्स की क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ये भी अब ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। इसके अलावा क्या है यहाँ पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन में कि अगर यहाँ पर इन्वेजन है, इट इज़ जस्ट लाइक ए मेथड किलिंग ए गूज लेइंग गोल्डन एग्स। इट इज़ जस्ट लाइक the killing the goose laying golden eggs। एक कहावत है कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हमने धीमे धीमे क्या कर दिया, मार दिया।
जिन एनिमल्स से, जिन प्लांट्स से हमको प्रोडक्शन मिल रहा है, फूड मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, फाइबर्स मिल रहे हैं, मेडिसिन्स मिल रही हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हमारा लालच की कितनी जल्दी जल्दी उससे हम क्या वुड प्राप्त कर लें, कितनी जल्दी मेडिसिन प्राप्त कर लें, उसको फूड के रूप में यूज़ कर लें, ताकि पूरी स्पीशीज़ हमने क्या कर दी, डिस्ट्रॉयड कर दी। दैट इज़ द ओवर एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज़ आल्सो द मेन कॉज ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ द थर्ड पार्ट इज़ द invasion of exotic species. Invasion of alien species. Due to entry of exotic, unwanted या wild species biodiversity एक्सटेंशन टेक्स प्लेस। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, एंट्री ऑफ कांग्रेस वीड पार्थेनियम नाम है इन इंडिया। पार्थेनियम जो कांग्रेस वीड है उसकी जो एंट्री हुई उससे बहुत सारे यहाँ पर क्या हो गए, ख़त्म हो गई फसलें। यहाँ पर वीड स्पीशीज़ है, लेंटाना वायरस है, पोस्ट थ्रेट टू द नेटिव स्पीशीज़। लेंटाना एंड वाटर हायसिंथ has posed to threat of extinction. इसी तरह से यहाँ पर नील नदी में एक एक्जोटिक फिश की एंट्री कराई गई थी, इंट्रोडक्शन नाइल पर्च इनटू लेक विक्टोरिया, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च इन लेक विक्टोरिया लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनी स्पीशीज, एक्वाटिक स्पीशीज। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो गया, इन्वेजन है एक्सोटिक स्पीशीज़ का। इसी तरह से यहाँ पर अफ्रीकन कैटफिश जो क्लेरियस गैरिपिनस था, एंट्री ऑफ अफ्रीकन कैटफिश, जो अफ्रीकन कैटफिश है उसका नाम है यहाँ पर क्लेरियस गैरिपिनस फॉर एक्वाकल्चर पर्पस। क्लेरियस गैरिपिनस इन एक्वाटिक हैबिटेट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ नेटिव फिशेस, नेटिव वेराइटीज। ये सब क्या थे, यहाँ पर एंट्री ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज, बाह्य जातियों का अनधिकृत जो प्रवेश हुआ, चाहे एनिमल का हुआ हो चाहे प्लांट्स का हुआ हो, उसके कारण से हैबिटेट का भी लॉस हुआ और वैरायटीज़ का भी लॉस हुआ। फोर्थ पार्ट है इज द को एक्सटेंशन।
को एक्सटेंशन का मतलब जानते हैं सबसे सिंपल लैंग्वेज में? जैसे सपोज करिए कि अभी कोविड हुआ था, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर उसमें कोई कमाने वाला सदस्य, घर का फैमिली मेम्बर ख़त्म हो गया, तो उसके ऊपर जो डिपेंड्स थे, उनके बच्चे थे, उनकी फैमिली थी, उनके ग्रैंडफादर, बूढ़े माता पिता थे, उसकी वाइफ थी, वो सब भी विलुप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति मेन था, ठीक है, जो वर्किंग हैंड था, वो व्यक्ति यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, ख़त्म हो गया। इसी तरह से को एक्सटेंशन में क्या होगा कि उस जो जाति नष्ट हो रही है उसके ऊपर जो जातियाँ निर्भर हैं। सपोज करिए कि अगर यहाँ पर ये फूड चेन है, फूड चेन में एक ग्रास है और ग्रास पर रैबिट डिपेंड है, और अगर सारे रैबिट नष्ट हो जाएं तो यहाँ पर जो, अगर फॉक्स केवल रैबिट पर डिपेंड होती तो ये भी खत्म हो जाएगी, अगर केवल। लेकिन अच्छा है कि हमारे नेचर में फूड वेब है। फूड वेब में यहाँ पर इंटरडिपेंडेंसी किसी एक पर नहीं है, बहुत सारे मेंबर्स पर लिंक्ड हैं। तो उसी तरह से को एक्सटेंशन का मतलब होता है कि अगर सपोज करिए कि हम एक एग्जाम्पल ले लें कि जू क्लोरेला है, जू क्लोरेला में यहाँ पर, ठीक, जो हाइड्रा के अंदर जो है, यहाँ पर हाइड्रा वल्गैरिस के अंदर क्लोरेला रहता है, तो अगर एक एनिमल नष्ट होता है तो दूसरा अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर नेटवर्क फिक्सेशन में राइजोबियम बैक्टीरिया किसमें पाया जाता है? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। अगर लेग्यूम नष्ट हुआ तो जो लेग्यूम, अगर राइजोबियम नष्ट हुआ तो लेग्यूम में के जो रूट नोड्यूल्स में यहाँ पर जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अगर वो नष्ट हो गया तो ये वाले पौधे का भी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और अगर इस पर ये पूरी तरह से म्यूचुअली डिपेंड है तो नष्ट हो जाएंगे। इसी तरह से आप देखते हैं यहाँ पर कि एल्गी और फंजाई के जो सिमेटिक एसोसिएशन है लाइकेन में, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन किसमें है? एल्गी एंड फंजाई। अगर इनमें से एक भी नष्ट हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा। तो को एक्सटेंशन में ने यहाँ पर सहविलुप्तता, इसका मतलब है यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ ए स्पीशीज may lead to destruction of dependent species। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, रूट नोडुल्स का बताया, लाइकेन का बताया। तो एक जाति के विलुप्त होने पर उस पर निर्भर दूसरी जाति भी ऑटोमेटिक विलुप्त हो जाएगी। दैट इज द को एक्सटेंशन। तो आपने देखा दे आर द 4 कॉजेज ऑफ द यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हुआ है उसके यहाँ पर 4 जो रीजंस हैं, उस 4 रीजंस के पढ़ने बाद हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के एक्सटेंट होने का प्रोसेस, प्रक्रिया क्या है, किस तरह से एक्सटेंशन हो रहा है, नेचुरल है, मास है, एंथ्रोपोजेनिक है। ठीक, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। नेचुरल एक्सटेंशन, मास एक्सटेंशन, मास माने ग्रुप में, बहुत लार्ज स्केल में, और तीसरा है यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, नेचुरल एक्सटेंशन आपको पता है, प्राकृतिक जो विलुप्तता हो रही है, एक निश्चित एज के बाद जो एनिमल्स की या प्लांट्स की डेथ हो जाती है इनवर्टेड कंडीशन में, तो उसके कारण से डेथ हो जाती है यहाँ पर। ठीक, तो ये यहाँ पर क्या है, नॉर्मल एक्सटेंशन ड्यू टू एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन
नेचुरल डेथ, लाइफ स्पान पूरा हो जाने का ये भी एक रीज़न है। ये सब क्या है, नेचुरल एक्सटेंशन होता रहता है प्रकृति में। मास एक्सटेंशन क्या है यहाँ पर, ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई यहाँ पर, ठीक है, लार्ज नंबर स्पीशीज नष्ट होती हैं, द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, नेचुरल calamities such as earthquake, ठीक है, फ्लड, ठीक है, तो अर्थक्वेक हो सकता है, तूफान हो सकता है, सुनामी हो सकती है, सुनामी, ठीक, एटसेट्रा एटसेट्रा, ग्लेशियर्स फिसल सकते हैं, बहुत तरह के तरीके हैं। तीसरा जो है यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक, इट इज़ कॉल्ड द मैन मेड एक्सटेंशन, मैन मेड एक्सटेंशन, मानव के क्रियाकलापों से होने वाली विलुप्तता मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक कहलाती है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और करंट एक्सटेंशन 1000 टाइम्स हायर देन द, एंड इट इज़ द, इट्स स्पीड इज टू हाई ड्यू टू ह्यूमन ग्रीड, मनुष्य के लालच के कारण जो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन है बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि मनुष्य का जो है सबसे बड़ा रोल है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखने में या उसको डिस्टर्ब करने में। अब यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी टू एक्सटेंशन हम पढ़ते हैं। किनमें एक्सटेंशन का रेट ज़्यादा है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, टू एक्सटेंशन, किन किन एनिमल या प्लांट में या किस किस फैक्टर के कारण एक्सटेंशन की दर बढ़ सकती है। तो एक तो आप समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर ड्यू टू लार्जर साइज, ड्यू टू लार्ज बॉडी साइज, अगर बॉडी साइज ज़्यादा है, जैसे एलिफेंट का, डायनासोर्स का, डायनासोर्स, ठीक है, फिर इसके बाद किसका, यहाँ पर डॉल्फिन हो गई, डॉल्फिन व्हेल हो गई, इन सब का बॉडी साइज ज़्यादा है, इसलिए ये एक्सटेंशन के लिए ससेप्टेबल, माने सबसे ज़्यादा क्या है, संवेदनशील हैं। दूसरा यहाँ पर लिमिटेड काउंट, अगर पहले से ही संख्या बहुत कम है किसी जातियों की, ठीक है, यहाँ पर स्मॉलर पॉपुलेशन है और लो रिप्रोडक्टिव रेट है, एंड लो रिप्रोडक्टिव रेट, एग्जाम्पल क्या है इसमें, रेड पांडा एंड ब्लू व्हेल। अगर पांडा में और ब्लू व्हेल में या तो एक तो ऐसी भी संख्या इनकी कम है यहाँ पर, और दूसरी बात क्या है इनका रिप्रोडक्टिव रेट, या रेड पांडा या जियांट पांडा लिख सकते हैं, जियांट। तीसरी कंडीशन है यहाँ पर नैरो रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नैरो रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ज़्यादा फैलाव ही नहीं है उस प्रजाति का, केवल कुछ जगह पर ही सीमित है और कुछ ही संख्या में है, तो उसमें आइसलैंड स्पीशीज हो सकती हैं, आइसलैंड स्पीशीज, ये भी ससेप्टेबल टू एक्सटेंशन, इनमें भी संवेदनशील हैं और विलुप्त होने की दशा या पॉसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। और हैबिटेट फिक्स्ड है, अगर फिक्स्ड हैबिटेट एक ही स्थान पर हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो हुपिंग क्रेन है, फिक्स्ड हैबिटेट है उसका, और एक ही हैबिटेट होने के कारण, निश्चित स्थान पर रहने के कारण इसके मरने की दर ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर, और ब्लू व्हेल हो सकता है, ब्लू व्हेल।
एक और दशा हो सकती है यहाँ पर कि पोजीशन एट हायर ट्रॉफिक लेवल, हायर ट्रॉफिक लेवल पोषक स्तर पे बहुत ऊपर है। आपको पता है सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर टॉप कंज्यूमर। जो टॉप कंज्यूमर्स में है, जैसे यहाँ पर लॉयन हो गया, ठीक है, टाइगर हो गया, ईगल हो गया, ये सब टॉप कंज्यूमर्स हैं, टॉप कंज्यूमर्स। तो इनके मरने की दर भी या विलुप्त होने की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि हायर ट्रॉफिक लेवल केवल जो है अपने से नीचे लेवल पर ही निर्भर रहता है और इनकी संख्या वैसे भी क्या होती है, कम होती है। तो ये जो है इतने तरह के एक्सटेंशन के लिए ये सारी चीज़ें संवेदनशील हैं कि अगर बॉडी साइज़ बड़ा है तो भी संवेदनशीलता है, फिर इसके बाद अगर लिमिटेड काउंट है, संख्या कम है और रिप्रोडक्टिव रेट कम है, ठीक, तो फिर जियांट पांडा विलुप्त, तो भी यहाँ पर मरने की दर ज़्यादा हो सकती है। अगर यहाँ पर एक लिमिटेड स्थान पर ही प्रजाति पाई जा रही है तो फिर विलुप्त होने की संभावना ज़्यादा है। अगर एक निश्चित स्थान पर ही सिमटी हुई है तो विलुप्त होने की संभावना ज़्यादा है, और अगर हायर ट्रॉफिक लेवल पे पोजीशन है उस एनिमल या प्लांट की तो भी यहाँ पर विलुप्त होने की दर बहुत ज़्यादा है। अब हम आते हैं यहाँ पर, आपको बताते हैं कि स्पीशीज़ एंड टाइप्स ऑफ स्पीशीज़। स्पीशीज़ एंड देयर टाइप्स। जाति क्या है और कितनी प्रकार की जातियां हैं, और ये जो स्पीशीज़ हम पढ़ रहे हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो स्पीशीज़ द बेसिक लेवल, स्पीशीज़ इज द बेसिक लेवल इन हियरार्ची the group of individuals of same group of individuals which can interbreed and produce fertile offsprings known as species। ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल्स जो आपस में इंटरबीट कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करते हैं, उससे क्या कहते हैं, स्पीशीज़ कहते हैं, जाति। आपको पता है बेसिक लेवल हियरार्ची का होता है, और किसने दिया था यहाँ पर, मायर ने दिया था। अब यहाँ पर टाइप्स एंड देयर टाइप्स, तो जातियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू IUCN, according to IUCN, IUCN का पूरा नाम आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज। ये एक इंटरनेशनल संस्था है जो प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए प्रयास करता है, और इसमें पूरे वर्ल्ड के सारे देश इसके मेंबर हैं। तो IUCN के अनुसार यहाँ पर क्या किया था, इसने वाइल्ड स्पीशीज़ को, फ्लोरा फाना को वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड किया था। वाइल्ड फ्लोरा एंड फाना डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक, कौन कौन सी कैटेगरी में बांटा है यहाँ पर, वो कंजर्वेशन ऑन द, और फॉलोइंग कैटेगरीज में तो बांटा है यहाँ पर। पहले कौन सा बांटा, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले आपको आधार पता होना चाहिए कि IUCN ने जो वाइल्ड फ्लोरा फाना को डिवाइड किया है वो किस आधार पे किया है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका टाइम है, उसका नेचुरल हैबिटेट है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल हैबिटेट लोकेशन, नेचुरल हैबिटेट लोकेशन, देयर काउंट। ठीक है, एक तो नेचुरल हैबिटेट की क्या लोकेशन है,
कितनी संख्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पर, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। नेचुरल हैबिटेट, देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन पास्ट एंड प्रेजेंट, भूतकाल में और वर्तमान में उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो कैसी थी, उनकी संख्या क्या थी। यहाँ पर दे काउंट विद टाइम, समय के साथ साथ उनकी संख्या में क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, उस नेचुरल हैबिटेट का लोकेशन क्या है और उसकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज, उस जाति की बायोलॉजिकल लोकेशन क्या है, या महत्व, जैविक महत्व क्या है, कि वास्तव में वो जैविक महत्व की है या जैविक महत्व की नहीं है। इसके आधार पर उन्होंने फॉलोइंग कैटेगरीज बांटी है, और जो कैटेगरीज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि कितनी तरह की जातियाँ हैं। अब आप यहाँ पर देखिए द टाइप्स ऑफ स्पीशीज। पहली जो स्पीशीज है, जाति आपकी, वो यहां पर है एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है उसको हिंदी में कहते हैं संकटग्रस्त जातियां। क्या कहते हैं? संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि अगर हमने केयर नहीं की तो ये जातियां क्या हो सकती हैं? विलुप्त हो सकती हैं। नेचुरल हैबिटेट खत्म हो गया है, संख्या खत्म हो गई है। नेचुरल हैबिटेट लॉस्ट, देयर काउंट is very less, may be extinct, विलुप्त हो सकती हैं। तो कब विलुप्त हो सकती हैं? यहाँ पर इन नियर फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर मतलब अभी हैं लेकिन भविष्य में जल्दी ही इनके विलुप्त होने की संभावना है। तो आपको पता है लॉयन है, व्हेल है, क्रेन है, पाइथन है। एग्जाम्पल लायन, टाइगर, ब्लू व्हेल, पाइथन, राइनोसेरोस, गैंडा, ये जातियां एंडेंजर्ड हैं। दूसरी कैटेगरी में आते हैं हम एंडेंजर्ड के बाद, वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज हिंदी में कहते हैं सुभेद्य जातियां। सुभेद्य जातियां। अब आप देखिए एंडेंजर्ड में नेचुरल हैबिटेट खत्म हो गया। वल्नरेबल जो हैं वो यहाँ पर हैबिटेट और नंबर तो है, लेकिन यहाँ पर अगर इसको ध्यान नहीं दिया गया, हैबिटेट एंड देयर काउंट इज नॉट सफिशिएंट, एंड may fall in category of endangered species in adverse condition। अगर ध्यान नहीं दिया गया, प्रतिकूल परिस्थितियां रहीं, तो कुछ दिन में ये भी एंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें एलिफेंट है और स्नेक की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर एलिफेंट एंड वैरायटीज़ ऑफ स्नेक्स।
सर्पों की बहुत सारी प्रजातियां हैं। तो पहले हमने एंडेंजर्ड देख लिया, वल्नरेबल देख लिया, अब रेयर स्पीशीज़ पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तीसरी कैटेगरी है यहाँ पर रेयर स्पीशीज़, हिंदी में कहते हैं दुर्लभ जातियाँ। अगर किसी बहुत कम दिखाई दें तो कहते हैं रेयर हो गई, बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो नंबर आर मोर लिमिटेड, ठीक है, इन सेम जियोग्राफिकल एरिया। नंबर्स आर मोर बट लिमिटेड इन डेफिनिट जियोग्राफिकल एरिया। कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रह गई हैं। नंबर हैं अभी, ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रह गई हैं। यहाँ पर तो एशियाटिक वाइल्ड आस है, वाइल्ड बफेलो है, एशियाटिक वाइल्ड आस, वाइल्ड बफेलो। अब देखिए, एंडेंजर्ड हो गई, वल्नरेबल हो गई, रेयर हो गई। अब दुर्लभ जातियों के बाद हम आते हैं किसमें, थ्रेटेंड स्पीशीज, संकटग्रस्त। थ्रेटेंड स्पीशीज से कहते हैं संकटमयी जातियां। इसको टी से डिनोट करते हैं, थ्रेटेंड को। इसको वल्नरेबल को वी से डिनोट करते हैं, इसको एंडेंजर्ड को ई से, रेयर को आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए संकटमयी जातियां क्या है, थ्रेटेंड स्पीशीज। ये ऐसी जातियां हैं कि नंबर तो हैं लेकिन दूसरे एरिया में कम है, किसी में ज़्यादा है। देयर नंबर, देयर काउंट आर मोर इन वन एरिया बट लेस इन अनदर एरिया। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ग्रिजली बियर और वन हॉर्नड राइनो, एक सींग वाला गैंडा। ये क्या है, संकटमयी है। इनकी संख्या यहाँ पर कुछ एरिया में ज़्यादा है, कुछ एरिया में क्या हो गई है, बहुत कम हो गई है। अब हम आते हैं किसमें, इंटरमीडिएट स्पीशीज। इंटरमीडिएट स्पीशीज, ये मत सोचिएगा इन्होंने इंटर कर लिया है, ठीक है। मध्यम जातियाँ, मध्यम जातियाँ का मतलब है अभी ये विलुप्त होने की दशा में नहीं है, इनकी संख्या ठीक ठाक है, सफिशिएंट है और इनको भी कोई भी समस्या नहीं है। देयर काउंट आर नॉर्मल, ठीक है। इसलिए इंटरमीडिएट की बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है। नेक्स्ट कैटेगरी है वो आते हैं आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर हैं, इनको कोई खतरा ही नहीं है। इनकी इतनी संख्या है यहाँ पर, सफिशिएंट काउंट। एग्जाम्पल कौन सा है, आस, ठीक, जो गधा होता है यहाँ पर, डोमेस्टिक, ठीक, आस, गधा। फिर इसके बाद पीपल, बनियान, बरगद, एटसेट्रा। आप देख लीजिए यहाँ पर ये स्पीशीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन था अकॉर्डिंग टू IUCN, और किसके आधार पर किया है, जातियों की विविधता के आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर, उनके हैबिटेट की लोकेशन के आधार पर, उनकी घटती हुई काउंटिंग के आधार पर, इसके अलावा उनकी इम्पोर्टेंस के आधार पर कि वास्तव में उनका मानव जाति के लिए क्या महत्व है। यहाँ पर आपने देखा कि बायोडाइवर्सिटी टॉपिक में हमने यहाँ पर क्या देख लिया कि कितनी तरह की स्पीशीज़ होती हैं।
अब यहाँ पर जो कंजर्वेशन है, संरक्षण है, हमको उसको पढ़ना है कि किस तरह से इन जातियों को कंजर्व किया जाए। नाउ द कंजर्वेशन of biodiversity। संरक्षण, ठीक है ना। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि उस स्पीशीज की मेंटेनेंस करते रहना, ताकि अभी तो ठीक है, इन फ्यूचर में भी हमें उसका क्या मिल सके, बेनिफिट मिल सके। तो मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन यूज ऑफ बायोस्फीयर, इट इज द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन यूज ऑफ बायोस्फीयर, सो दैट ऐसा मैनेजमेंट करना है पूरे बायोस्फीयर का कि हमें क्या मिलता रहे, इट में यील्ड ग्रेटेस्ट लॉन्ग टर्म, इट में यील्ड ग्रेटेस्ट सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। आप देखिए यहाँ पर संरक्षण का मतलब है कि ऐसा वाइसफुल मैनेजमेंट करना है, यहाँ पर वाइसफुल लिख सकते हैं, यहाँ पर वाइसफुल मैनेजमेंट, बुद्धिमानी पूर्वक ऐसा संरक्षण करना है बायोस्फीयर का ताकि उससे ज़्यादा सस्टेनेबल, टिकाऊ और लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले, आज मिले और आज के साथ साथ फ्यूचर की जनरेशन को हमें लगातार मिलता रहे। और इसके लिए यहाँ पर जो स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं वो कौन सी अपनाई जाती हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना है, स्ट्रेटजीज फॉर कंजर्वेशन। क्या क्या करना है स्ट्रेटजीज में, हमें कौन कौन सी तकनीक अपनानी है कि इको सिस्टम को हमें यहाँ पर क्या करना है, सेफ गार्ड करना है। तो सेफ गार्ड कर सकते हैं यहाँ पर वाटर और लैंड यूज़ का, और क्रिटिकल हैबिटेट को सेफ गार्ड करना चाहिए, इको सिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम, प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। और किसको प्रोटेक्ट करना चाहिए यहाँ पर, क्रिटिकल हैबिटेट्स, फिर इसके बाद यहाँ पर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को भी हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। वाइसफुल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट, ठीक, वाइसफुल यूज़ ऑफ किसका, नेचुरल हैबिटेट्स का, कि जो हमें यहाँ पर नेचुरल क्या मिल रहा है, ह्यूमन बीइंग्स को बेनिफिट मिल रहे हैं, ठीक। तो आप देखिए जितनी भी प्रकृति ने हमको क्या क्या दिया है, यहाँ पर वाटर दिया है, लैंड दिया है, एयर दिया है, तो ये जो नेचुरल हमें प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं उसको हमको क्या करना है, वाइसफुल यूज़ करना है। तो जो प्राकृतिक संरक्षण है या जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं, नेचुरल हैबिटेट एंड अदर, ठीक, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर जो कंजर्वेशन है वो 3 कैटेगरी बांटा गया है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी
is categorized into 3 levels, is divided into 3 levels। जो कंजर्वेशन है उसको 3 लेवल पे डिवाइड किया जा सकता है यहाँ पर, ठीक, या 3 कैटेगरीज में। कौन कौन सा? नैरो, ब्रॉडली एंड एथिकल रीजंस। नैरो, यूटिलेरियंस, ब्रॉडली, यूटिलेरियंस, और तीसरा है यहाँ पर एथिकल यूज़। नैरो यूटिलेरियंस जो शब्द यूज़ हो रहा है यहाँ पर, यूटिलिटेरियंस, सॉरी, यूटिलिटेरियंस। दूसरा है यहाँ पर ब्रॉडली यूटिलेरियंस। तो नैरो यूटिलेरियंस में आप देख रहे हैं कि जो हमको यहाँ पर फूड और फॉडर मिल रहा है और मेडिकल क्या मिल रही है, फैसिलिटीज़ मिल रही है, उसके लिए है। और इसके अलावा जो है पॉलिनेशन के लिए एनिमल्स हैं, एयर के लिए, वो अलग हैं यहाँ पर। फॉर फूड, फॉडर, भोजन मिल रहा है, चारा मिल रहा है, फाइबर्स मिल रहे हैं, मेडिसिन्स मिल रही हैं। इसके लिए हमको यहाँ पर हैबिटेट को कंजर्व रखना है, क्योंकि हमको सारी चीज़ कहाँ से मिल रही हैं? वहीं से मिल रही हैं, ठीक है। ब्रॉडली यूटिलिटेरियंस में यहाँ पर फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। तो पॉलिनेशन में क्या हो जाएंगे यहाँ पर? एंटोमोफिली। एंटोमोफिली माने इंसेक्ट्स का, तो इंसेक्ट को क्या करना है? हमें कंजर्व रखना है। चेरोप्टेरीफिली, चेरोप्टेरीफिली, ठीक है। किसको करना है? चमगादड़ को कंजर्व रखना है। मेलेकोफिली, शंख और घोंगे द्वारा जो परागण हो रहा है, ठीक। एंटोमोफिली इंसेक्ट्स द्वारा हो ही गया। तो इन सबको पॉलिनेशन के लिए हमको क्या करना है? कंजर्व रखना है। एंड फ्रेश एयर, ऑक्सीजन मिल रही है हमें प्लांट्स से। तो यहाँ पर फूड मिल रहा है, फॉडर में फाइबर्स मिल रहे हैं, मेडिसिन हो रहे हैं, और क्या मिल रहा है इसके साथ साथ? हमको वुड मिल रही है। जो एथिकल यूज़ है यहाँ पर, तो एथिकल यूज़ में क्या है यहाँ पर कि स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल नीड है। स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल नीड, 3 तरह से यहाँ पर तरीके से कंजर्व किया जा सकता है। तरीके नहीं, 3 पैटर्न हैं कि यहाँ पर किस किस कैटेगरी के लिए हमें कंजर्व करना चाहिए। कि हमको नैरो यूटिलिटी माने छोटी सोच, या मेन जो उपयोग है, डायरेक्ट बेनिफिट हमें क्या है? फूड है, फॉडर है, फाइबर्स है, मेडिसिन है, वुड है। जो सेकेंडरी जिसको हम मानते हैं लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा ब्रॉड अगर सोच रखें कि ब्रॉडली यूटिलिटीज क्या क्या लाभ है, तो पॉलिनेशन के लिए इंपॉर्टेंस है, ये फ्रेश एयर के लिए इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी, और एथिकल यूज़ में स्पिरिचुअल, ठीक है, और फिलोसफिकल नीड्स है, इस सब के लिए यहाँ पर एथिकल यूज़ है। अब हम आते हैं यहाँ पर कंजर्वेशन की स्ट्रेटजी के बाद कि वास्तव में एनिमल और प्लांट को या बायोडाइवर्सिटी को जो कंजर्व किया गया है तो किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन में आपको पता है कि क्या करते हैं, एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू द एक्स सीटू कंजर्वेशन एंड इन सीटू कंजर्वेशन। इसे कहते हैं उत्स्थानीय संरक्षण, उत्स्थानीय या बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसे कहते हैं यहाँ पर स्वस्थानीय संरक्षण। अब किसी एनिमल या प्लांट को अगर उसके निवास हैबिटेट से
अगर बाहर संरक्षित किया जा सकता है, कंजर्वेशन आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास से बाहर ले जा करके अलग जगह पर उसको सुरक्षित रख रहे हैं क्योंकि उस जगह पर संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्स सिटू कंजर्वेशन। और जो एक्स सिटू कंजर्वेशन है यहाँ पर, वो एक्स सिटू कंजर्वेशन में आपके क्या क्या आ सकते हैं, जैसे आप एक्वेरियम है उसमें भी आप एक्स सिटू कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक। तो जूलॉजिकल पार्क हैं, यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन्स हैं। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन्स, बॉटनिकल गार्डन, तो जूलॉजिकल पार्क हो गए आपके, बॉटनिकल गार्डन हो गए। इन सब जगहों पर आप अगर उनको क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं, ठीक। तो जंगल सफारी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक। अब क्या है, इन स्वस्थानीय संरक्षण, उसी स्थान पर, ये स्थान बड़े होंगे क्योंकि उसी जगह पर उसको कंजर्व कर दिया। हिमालय की तराई में करना है तो वहाँ कर दिया, किसी पर्टिकुलर स्टेट में करना है तो 100, 200, 400 स्क्वायर मील का एरिया ले लिया, तो लार्ज स्केल कंजर्वेशन होता है यहाँ पर। तो कंजर्वेशन एट नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट, सेम नेचुरल हैबिटेट, कंजर्वेशन आउटसाइड द यहाँ पर रियल हैबिटेट, जो उसका वास्तविक स्थान था रियल हैबिटेट से दूर ले गए हैं। यहाँ कंजर्वेशन क्या है, सेम नेचर, उसी जगह पर संरक्षण कर दिया है। एंड लार्ज स्केल कंजर्वेशन, लार्ज स्केल कंजर्वेशन, बहुत बड़े एरिया में ये संरक्षण किया जाता है। और ये जो कंजर्वेशन है यहाँ पर लार्ज स्केल कंजर्वेशन में, वो उसमें कौन कौन से आते हैं, उसमें आता है यहाँ पर आपके बायोस्फीयर आए जाते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर के अलावा और क्या आ सकता है आपका, बताइए, नेशनल पार्क आ जाते हैं, सेंचुरीज आ जाती हैं, और इसके अलावा क्या आता है, हॉट स्पॉट आ जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसमें, हॉट स्पॉट्स, बायोस्फीयर रिजर्व, हिंदी में कहते हैं जैव मंडल संरक्षण, नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, शरण स्थली है, रामसर साइट है, देखिए हॉट स्पॉट है, बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, सेंचुरी, रामसर। अगर उनके उसी प्राकृतिक स्थान पर संरक्षण करना है बायोस्फीयर का या बायोडाइवर्सिटी का, तो क्या कहेंगे, इन सीटू। तो ये ब्रॉडली डिवाइडेशन है एक्स सीटू इन सीटू में। तो अभी तक हमने पढ़ा यहाँ पर कि लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, कैसे बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो रहा है, कौन कौन से फैक्टर हैं। यहाँ पर एविल क्वार्टेट आपको बताया था कि मुख्य रूप से 4 फैक्टर होते हैं। एक तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, एंट्री ऑफ एक्जॉटिक स्पीशीज हो सकती है, फिर को एक्सटेंशन हो सकता है। फिर इसके बाद ससेप्टिबिलिटी टू एक्सटेंशन, कि कौन कौन से फैक्टर्स संवेदनशील ज़्यादा बनाते हैं कि एक्सटेंट हो सके। तो लार्जर साइज होगा तो एक्सटेंशन हो सकता है, ठीक है। कम संख्या होगी, लेस काउंट होगा, और लो रिप्रोडक्टिव रेट होगा, जैसे ब्लू व्हेल वगैरह में होता है, तो यहाँ पर राइनो में होता है, तो उनकी डेथ जल्दी हो सकती है, एक्सटेंट हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर तीसरे आप उसमें आते हैं कि अगर उनके यहाँ पर निश्चित पर्टिकुलर हैबिटेट में ही वो हैं, ठीक है, बहुत कम संख्या में एक निश्चित एरिया में ही रहते हैं, सब जगह वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो भी एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर एक निश्चित माइग्रेटरी रूट होता है, निश्चित हैबिटेट होता है, तो भी यहाँ पर जो है, जैसे ब्लू व्हेल है, उसके यहाँ पर एक्सटेंट होने की कैपेसिटी या एक्सटेंट होने की कंडीशन बढ़ जाती है। फिर हम आते हैं यहाँ पर कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस के बाद कि उसको यहाँ पर जो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है वो 3 कैटेगरी में हम पढ़ सकते हैं, नैरो यूटिलिटेरियंस और ब्रॉडली यूटिलिटेरियंस, और तीसरा एथिकल यूज़। उसके बाद आते हैं कंजर्वेशन, जो संरक्षण है कि वास्तव में जो वाइसफुल मैनेजमेंट है या मेंटेनेंस है ऑफ द बायोस्फीयर, ठीक है, और कैसे उसको मेंटेनेंस करना है कि वाइसफुल मेंटेनेंस की सारा नेचुरल हैबिटेट कंजर्व रहे, एज वेल एज द ग्रेटेस्ट सस्टेनेबल बेनिफिट
हमको लॉन्ग टर्म तक मिलता रहे इन द इस समय वर्तमान में, प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। फिर उसका संरक्षण की जो मेथड्स है कंजर्वेशन के, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो उसमें जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक्स सिटू, इन सिटू। अगर उसको नेचुरल रियल हैबिटेट के बाहर ला करके अलग से कंजर्व कर रहे हैं तो एक्स सिटू कंजर्वेशन है, और अगर उसको उसी नेचुरल हैबिटेट में कर रहे हैं तो इन सिटू कंजर्वेशन है। तो एक्स सिटू और इन सिटू जो कंजर्वेशन है इनको डिटेल्स से हम नेक्स्ट बार लेंगे। तो अगले टॉपिक में हम बायोटिक कंजर्वेशन में एक्स सिटू, इन सिटू को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।